नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जीआई टैग है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी, या फिर आपने सुनी हुई हैं तो आपकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ पहले बताना चाहूँगा, जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो है वो विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझें तो अगर हम उत्तर भारत में आएँ तो यहाँ पर अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उत्तर भारत की जो विशेषताएं हैं वो आपको दक्षिण भारत में दिखाई नहीं देंगी। ठीक वैसे ही अगर हम पूर्वी भारत की विशेषताओं की बात करें तो पूर्वी भारत की विशेषताएं जो हैं वो पश्चिमी भारत में आपको दिखाई नहीं देंगी। क्लियर है? यानी इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो उत्तर भारत की अपनी एक अलग विशेषता है, पूर्वी भारत की अपनी एक अलग विशेषता है, दक्षिणी भारत की यानी दक्षिण भारत की अपनी एक अलग विशेषता है, और पश्चिमी जो है पश्चिम भारत है हमारा, उसकी अपनी एक अलग विशेषता है। ठीक है, ये जो अपनी एक इनकी अलग विशेषता है यही इनकी क्या है, पहचान है। ठीक है, और इसी विशेषता में जो है यहाँ पर यानी ये जो आपका उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण जो भारत हमारा है, यहाँ पर जो है अपनी अलग विशेषता के कारण यहाँ पर जो है कुछ अलग अलग प्रोडक्ट जो है पैदा होते हैं, कुछ अलग अलग वस्तुएं यहाँ पर पैदा होती हैं। ठीक है, कुछ विशेष क्षेत्रों में पैदा हुए प्रोडक्ट को जो है वो भारत सरकार के द्वारा एक टैग प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम जीआई टैग कहते हैं। यानी जीआई टैग के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जीआई टैग उन्हीं वस्तुओं को दिया जाता है जो एक विशेष मूल क्षेत्र में पैदा होती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो हर जगह उनका उत्पादन हो सकता है, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी, पूर्वी भारत में भी, पश्चिमी भारत में नहीं, ऐसी वस्तुओं को जीआई टैग नहीं दिया जाता है। जीआई टैग देने की एकमात्र शर्त है, वो कौन सी है? वो कि उनका एक पैदा होने का अपना एक मूल विशेष क्षेत्र हो। ठीक है, चलिए तो आज हम जीआई टैग पर प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीआई टैग के बारे में तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हिंदी में इसका अर्थ होता है भौगोलिक संकेतक। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक। अब अगर हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानें तो हमको ये पता होना चाहिए कि जीआई टैग जो है वो किस प्रकार की वस्तुओं को दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक जो भी वस्तुएं होती हैं और मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, इनको जीआई टैग दिया जाता है। तो 3 प्रकार के प्रोडक्ट जो होते हैं, 3 प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, कृषि, प्राकृतिक और मानव निर्मित, उन्हीं को क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। जीआई टैग का फुल फॉर्म, जीआई टैग को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, और जीआई टैग जो है वो किस प्रकार की वस्तुओं को दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो अब हमको ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जीआई टैग का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है। यानी जीआई टैग जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, या इसको लेकर जो है वो कौन रूल रेगुलेशन बनाता है। इंटरनेशनल हम अगर स्तर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्तर पर जो है WTO जो होता है, जिसको हम हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, या इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक समझौता हुआ था जिसको हम ट्रिप्स समझौता कहते हैं। ठीक है, उसी के तहत जो है वो जीआई टैग का रेगुलेशन किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता हुआ था पेरिस कन्वेंशन में, WTO का ये समझौता था जिसको हम ट्रिप्स समझौते के नाम से जानते हैं। इसी के तहत जो है वो क्या किया जाता है, इसी समझौते के तहत जो है वो जीआई टैग का रेगुलेशन किया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे कि ये ट्रिप्स समझौता क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत क्या होता है, तो कुछ चीज़ें इसके बारे में बता दूंगा, फिर मैं जीआई टैग पर आऊँगा। ठीक, तो ट्रिप्स जो आपका समझौता है, इसके तहत क्या किया जाता है? बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है। यानी ट्रिप्स जो समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया कि WTO के जितने भी सदस्य देश हैं उनको ट्रिप्स समझौते की शर्तों को मानना पड़ेगा, और इसी के आधार पर जो है अपने देश में जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी ट्रिप्स समझौते के तहत क्या किया जाता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है, और साथ ही साथ WTO के जितने भी सदस्य देश हैं उनको ट्रिप्स समझौते की बातों को मानना पड़ता है। अब आपके सामने एक प्रश्न होगा कि ट्रिप्स जो समझौता है, यानी ट्रिप्स का फुल फॉर्म कुछ होता होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं
कहाँ गया, ये ट्रिप्स जो है इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड, मैं बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं राइट्स। ठीक है, ये ट्रिप्स समझौता आपका हुआ था। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ भारत के संदर्भ में, यानी भारत में जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनको किन जो है वो एक्टों के तहत जो है क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 8 अधिनियमों के अंतर्गत बौद्धिक अधिकारों को सुरक्षित, यानी बौद्धिक संपदा जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे अगर पहले की हम बात करें तो एक यहाँ पर आपको मिलेगा द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, यानी एक हमारे पास अधिनियम है जो 2002 में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था, जिसको हम द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के नाम से जानते हैं। यानी जैव विविधता से संबंधित जो भी आपके बौद्धिक संपदा होती हैं उनका संरक्षण किसके तहत होता है, इस अधिनियम के तहत होता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, द ट्रेडमार्क एक्ट 1997। अब उसके बाद अगला जो हमारे पास है थर्ड, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट, यानी इसी की हमें बात करनी है। ठीक है, इसी की आज हमको बात करनी है, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट। आगे अगर हम बात करें तो चौथा हमारे पास है द कॉपीराइट एक्ट 1957। जैसे इसके बारे में तो आपने खूब सुना होगा, एक एग्जांपल मैं अभी आपको दूं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर एक सिंगर हैं और वो टीवी पर भी आ चुकी हैं, कई सारे जो है वो सिंगिंग जो रियलिटी शो होते हैं उनमें उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है, पार्टिसिपेट भी किया है, मैथिली करके उनका नाम है। तो मैथिली ने अभी कुछ दिन पहले एक जो है वो रामायण की चौपाई का वीडियो जो है पोस्ट किया था और उस पर टी सीरीज़ ने जो है कॉपीराइट स्ट्राइक जो है दे दी। उनका कहना था कि इस पर हमारा क्या है, कॉपीराइट है। तो मैथिली इस बात को लेकर बहुत आहत हुई, उन्होंने एक पोस्ट भी जो है इंस्टाग्राम पर शेयर की थी कि अब रामायण की चौपाई पर भी लोगों का क्या होगा, कॉपीराइट होगा। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ फिल्में या कुछ राइटिंग या कुछ किताबें या कोई भी चीज़ होती है जिस पर आप क्या कर लेते हैं, अपना कॉपीराइट ले लेते हैं, सरकार को वहाँ पर जाकर क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि ये चीज़ हमारी है। अगर उसी चीज़ को लेकर कोई कुछ गाना या कुछ भी बनाता है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो द कॉपीराइट एक्ट कब आया, 1957 आया। ये वर्ष आप याद रखिएगा, 1957 में संसद द्वारा इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। उसके बाद एक और है द पेटेंट्स एक्ट 1970। ठीक है, एक ये है, इसके बाद एक और है द डिज़ाइन एक्ट 2000। इसके अलावा एक और आपको मिलेगा द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। जो पौधों की वैरायटी वगैरह होती हैं उनको सुरक्षित, उनको जो उनकी रक्षा के लिए एक एक्ट आपका बनाया गया था, और साथ ही साथ किसानों के जो राइट्स होते हैं उनकी रक्षा के लिए एक एक्ट बनाया गया था, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। ये कब आया था, 2001 में आया था। इसके अलावा एक और है, मैं आपको बता दूँ, इसको बोलते हैं द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट, ये आया था आपका 2000 में। तो 8 आपके अधिनियम हैं जिनके तहत जो है वो भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। ट्रिप्स की अगर बात करें तो ट्रिप्स क्या है, WTO का एक समझौता है जिसके तहत इंटरनेशनल स्तर पर जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है, और इसी की शर्तों के तहत जो है जो भी WTO के सदस्य देश हैं उनको अपने यहाँ पर जो है वो बौद्धिक संपदा के अधिकारों से संबंधित एक्टों को लागू किया जाता है। हमारे यहाँ पर ये 8 एक्ट जो हैं वो लागू किए गए। ठीक, ये कुछ बेसिक बात आप समझें, यानी अगर हम इंटरनेशनल स्तर पर बात करें किसकी, GI टैग की, तो आप समझ गए हैं कि इसका जो है वो रेगुलेशन या इसको किसके द्वारा जो है संचालित किया जाता है, तो WTO के एक समझौते के द्वारा जिसका नाम है ट्रिप्स। ठीक है, अब ये जो ट्रिप्स जो है वो, इसके बारे में मैंने बताया है, ये कहाँ पर जो है लागू किया गया था, तो मैं बता दूँ, एक पेरिस कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर इसको जो है लागू किया गया था या इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अब आगे अगर बात होगी हमारी, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप इसका ले लें। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करें कि नेशनल स्तर पर, यानी जो नेशनल स्तर हमारा है उस पर जो है वो GI टैग का रेगुलेशन कौन करता है। राष्ट्रीय स्तर पर,
राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का रेगुलेशन कौन करता है, ये हमको अब जानना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका रेगुलेशन किसके तहत किया जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक्ट, इससे पहले 8 एक्ट जो मैंने बताए हैं उन्हीं में से एक एक्ट आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट, ये कब आया था, 1999 को। ठीक है, देखिए इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद ने जो है 1999 में एक एक्ट पारित किया, जो एक्ट क्या था, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट। मतलब इस एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में जो है वो बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग में एक चाय होती है जिसको दार्जिलिंग टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये दार्जिलिंग की जो चाय है वो केवल दार्जिलिंग में ही होती है। ठीक है, इसके अलावा वो कहीं पर भी पैदा नहीं होती है। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक वस्तु उत्पादित हो रही है और जो कि काफ़ी अच्छी भी है, तो हम क्यों ना जो है इसको संरक्षण दें। ठीक है, तो संरक्षण देने के लिए हमारे पास कोई कानून तो होना चाहिए। तो इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट में 1999 में इसने क्या किया, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट लेकर आई। अब ये 1999 में आया है और सितंबर 2003 में क्या कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, सितंबर 2003 में ये एक्ट आपका लागू हो गया। अब ये जो एक्ट आपका लागू हुआ, ठीक है, अब समस्या ये थी कि कौन सा जो विभाग है, ठीक है, यानी कौन सा मंत्रालय जो है वो इस एक्ट के तहत वस्तुओं को जो है वो जीआई टैग प्रोवाइड करेगा, ये सामने प्रश्न था। तो इसके लिए जो है कहा गया कि जो हमारा उद्योग एवं श्रम कल्याण मंत्रालय होगा। ठीक है, उद्योग एवं श्रम कल्याण मंत्रालय होगा, वो क्या करेगा, वस्तुओं को यानी प्रोडक्ट को जो है वो जीआई टैग देगा, प्रोडक्ट की जांच वगैरह सब करेगा, उसी के बाद जो है ये क्या करेगा, जीआई टैग देगा। और किस एक्ट के तहत देगा, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999 के तहत। ठीक, तो भारत में इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, रेगुलेशन किया जा रहा है किसका, जीआई टैग का। ठीक, अब क्या हुआ कि 2004 में क्या होता है कि पहले भारतीय प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। पहले भारतीय प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, पहले जीआई टैग दिया गया। अब ये पहला भारतीय प्रोडक्ट कौन था जिसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था, वो था आपका दार्जिलिंग टी। ये थी आपकी दार्जिलिंग टी। ठीक है, यानी जो दार्जिलिंग की चाय है उसको पहली बार जो है जीआई टैग दिया गया था, कब, 2004 में। प्रश्न पूछा गया है, आगे भी इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, किस मंत्रालय ने दिया होगा, उद्योग एवं श्रम कल्याण मंत्रालय ने इसको दिया होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। उसके उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है, माफ़ कीजिएगा, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने इसको दिया होगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, किस एक्ट के तहत दिया गया होगा, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999 के तहत। ठीक, अब इसके बाद ये सिलसिला चलता गया। अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा वस्तुओं को जो है वो जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक, अब एक पॉइंट आप और समझिए, ये आप लिखते रहिएगा स्टॉप कर करके। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आप और समझिएगा। देखिए, जीआई टैग जो है, जीआई टैग का उसको क्या बोलते हैं, पंजीकरण। ठीक है, जीआई टैग का पंजीकरण जो होता है, पंजीकरण 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों के लिए होता है। किसी भी वस्तु को या प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जा रहा है तो वो 10 सालों के लिए क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। 10 साल कंप्लीट होते ही
जो आपका व्यक्ति होगा जिसके अंतर्गत जिसकी वो वस्तु होगी, जो जिस पर उसका हक होगा मालिकाना, उस व्यक्ति या उस संस्था को क्या करना होगा, अब फिर से जो है एक निश्चित शुल्क देकर जो है उसका रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना, रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगले 10 सालों के लिए फिर से क्या हो जाएगी, वो वस्तु पंजीकृत हो जाएगी। ठीक है, तो 10 साल के लिए पहली बार पंजीकरण होता है, उसके बाद हर 10 साल के लिए क्या करना पड़ता है, इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके लिए एक जो है वो जो भी आपका चार्ज लिया जाता हो वो चार्ज देकर आप क्या करवा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आप और समझेंगे कि जीआई टैग जो होता है, जीआई टैग के फ़ायदे क्या हैं भाई। जीआई टैग अगर किसी को दिया जा रहा है तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो आप सीधा मतलब इसका ये जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो वो फेमस होती ही होती है, इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर इसकी शुरुआत हुई थी और उसी के रूल रेगुलेशन के तहत हर देश जो है अपने यहाँ वस्तुओं को जीआई टैग देते हैं। तो अचानक से जिस वस्तु को, किसी भी वस्तु को अगर जीआई टैग दिया गया है तो वो अचानक से क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है। अचानक से जब वो फेमस होती है तो फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड अगर बढ़ जाती है तो उसका निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर किसी चीज़ की निर्यात बढ़ गया है यानी डिमांड बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस वस्तु को जो है अच्छा खासा दाम मिलने लगता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, उस वस्तु को संरक्षण भी मिल जाता है कि उस वस्तु के नाम पर कोई लोकल वस्तु या कोई जो है वो डुप्लीकेट वस्तु मार्केट में बेची नहीं जा सकती है। ठीक है, और जीआई टैग मिलने से क्या होता है, लोगों को जो है उस वस्तु की विशिष्टता और गुणवत्ता पर क्या हो जाता है, भरोसा भी हो जाता है। जैसे मुझे अभी पता चला कि जो आपका जैसे कई सारी गुड़ हैं, आपका जो है वो आम है, जैसे मलियाबाद का जो आम है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो अब मुझे पता चल गया, या जैसे मैं यहीं लखनऊ में रहता हूँ तो मुझे पहले से पता है। अब कोई साउथ में रहता है, उसने पढ़ा कि मलियाबाद के आम को जीआई टैग मिला है, तो कभी भी वो लखनऊ आएगा तो मलियाबाद का आम अगर देखेगा तो उसको ज़रूर खाएगा, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये अच्छा है, क्योंकि इसको क्या मिला हुआ था, जीआई टैग मिला हुआ था। ठीक है, तो जो लोग होते हैं, जो आपके ख़रीदने वाले होते हैं, सामान खरीदने वाले होते हैं, उनको भरोसा होता है उस वस्तु पर। ठीक है, तो कई सारे इसके फ़ायदे हैं, यानी निर्यात बढ़ जाता है, लोगों का भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है इस वस्तु पर। ठीक है, और पॉपुलैरिटी तो मिलती ही मिलती है। तो ये जीआई टैग के कुछ अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, और कॉपीराइट जैसा एक जो है वो व्यवस्था भी हो जाती है कि उस वस्तु जिसको जीआई टैग मिला है उसके नाम की कोई डुप्लीकेट वस्तु मार्केट में नहीं बिक सकती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 300 से ज़्यादा जो है वो वस्तुओं को अभी तक जीआई टैग दिया जा चुका है। तो पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था, किसको, दार्जिलिंग टी को दिया गया था। क्लियर है इतनी बात? दे कौन रहा है, कौन मंत्रालय दे रहा है, ये आपको पता चल गया है। और वो मंत्रालय किस अधिनियम के तहत जीआई टैग देता है, ये आपको पता चला है। क्यों देता है ये भी आपको पता चला है। यानी शर्त पहली क्या है कि जीआई टैग उसी वस्तु को मिलेगा जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही पैदा हो रही है। क्लियर है? इस बात की पड़ताल बहुत अच्छे से की जाती है, उसके बाद ही जीआई टैग आपका दिया जाता है। ठीक, 300 से ज़्यादा जीआई टैग मिल चुका है वस्तुओं को। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि 2020 में अभी तक कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। आज हम केवल 2020 में जिन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है उनमें से कुछ वस्तुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस मैप में आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, केरल में आते हैं। केरल की बात करें तो केरल में एक पान का पत्ता होता है जिसको तिरूर कहा जाता है, तिरूर पान का पत्ता, इसको जीआई टैग दिया गया है। क्लियर है? यानी अगर आपसे पूछेगा हाल में ही केरल की किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, पान का पत्ता याद रखेंगे, तिरूर नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो एक जीरा फूल चावल होता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। याद रखिए 2020 में जीआई टैग जिन वस्तुओं को दिया गया है वही यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इसके अलावा हम कहाँ पर आते हैं, झारखंड में। तो झारखंड में एक पेंटिंग्स होती है, एक पेंटिंग है जिसको जीआई टैग दिया गया है। पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग का नाम है सोहराई, सोहराई खोवर पेंटिंग।
ठीक है। सोराई खोवर पेंटिंग जो है इनको जीआई टैग दिया गया है। अब सोराई खोवर पेंटिंग की विशेषता क्या है? ये पेंटिंग जो है वो झारखंड की महिलाओं के द्वारा बनाई जाती हैं और ये पेंटिंग बनाई कहाँ पर जाती हैं? दीवारों पर बनाई जाती हैं। क्लियर है। इसके अलावा हम कहाँ आते हैं? मणिपुर आते हैं। मणिपुर में एक चावल होता है जिसको हम काले चावल या काला चावल भी बोलते हैं, ठीक है। मणिपुर के काले चावल को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। ये केवल और केवल कहाँ पर होता है? मणिपुर में ही होता है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। उसी को तो जीआई टैग दिया जाता है। काला क्यों होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण ये काला होता है, ठीक है। इसके बाद असम आए तो असम में बोकोसोल चावल को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। असम के बोकोसोल चावल को जीआई टैग दिया गया है। अब बोकोसोल की विशेषता क्या है कि बिना पकाए भी आप इसको आसानी से खा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा पेट में। यूपी की बात करें तो यूपी की कुछ मूर्तियां हैं जिनको टेराकोटा कहा जाता है, उनको जीआई टैग दिया गया है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो कतरनी चावल है उसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं 2020 की जिनको अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। कुछ और भी हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, वो कमेंट में आप बताइएगा। जैसे एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि एक चीज़ आपको बतानी है कि आप देखेंगे यहाँ पर आपका तेलंगाना पड़ता है कि 2020 में तेलंगाना की एक वस्तु को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। उस वस्तु का नाम आपको बताना है। क्लियर है। तेलंगाना के बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की भी एक वस्तु है जिसको जीआई टैग दिया गया है, उसका भी आपको नाम बताना है दोस्त, ठीक। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, आपको आगे काम आ जाएंगी। चावल कई सारे हैं। काले चावल कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। अगर हम बात करें बोकोसोल चावल कहाँ के हैं? ये आपके कहाँ के हैं? असम के हैं, ठीक है। इसके अलावा जीरा फूल चावल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। जीरा फूल चावल, बोकोसोल चावल और साथ ही साथ आपके काले चावल, इनको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। पान का पत्ता, तिरूर पान का पत्ता केरल का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा मूर्तियां हैं यूपी की, इनको जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल है बिहार का, इसको भी जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जीआई टैग जो है वो समझ में आया होगा। जीआई टैग क्यों दिया जाता है, ठीक है। जीआई टैग जब दिया जाता है तो उसके पीछे वस्तु के बारे में क्या चेक किया जाता है, यानी किस प्रकार की वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। पहला जीआई टैग किस भारतीय प्रोडक्ट को दिया गया था? इंटरनेशनल स्तर पर जो है जीआई टैग किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और नेशनल स्तर पर जो है जीआई टैग किस मंत्रालय और किस अधिनियम के तहत रेगुलेट किया जाता है, ये भी आप समझ गए हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा किस राज्य की वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा कर्नाटका जो आप ये देख रहे हैं, कर्नाटक जो राज्य है यहाँ की सर्वाधिक वस्तुओं को अभी तक जीआई टैग दिया जा चुका है। एक और प्रश्न अगर मैं आपको बता दूं कि भारत में पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ पर खोला गया था, तो वो आपका गोवा में खोला गया था, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्त तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी आप दबा लें, क्योंकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तुरंत आपका जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो है वो चैनल थोड़ा तेज़ी से ग्रो करे और मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियो लेकर आऊं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बड़ी सारी मेहनत लगती है। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाने के लिए जो है वो पढ़ना भी बहुत पड़ता है, तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।